हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसके नाम के साथ आप लोग थोड़ा बहुत तो फैमिलियर हो ही चुके होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में अभी कोरोना की महामारी चल रही है। ऊपर से कुछ ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, पता नहीं और कौन कौन सी अलग अलग कलर की फंगस की बीमारी भी सुनने में आ रही है। सो फ्रेंड, आज हम ब्लैक फंगस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में ये ब्लैक फंगस क्या है। ये अचानक से कोविड-19 के बाद कहाँ से आ गया? क्या ये कुछ न्यू डिजीज़ है या सभी में ये हो सकता है, या इसको प्रिवेंट करने का क्या कोई तरीका है? ये सभी क्वेश्चन के आंसर आज हम इस वीडियो पे देखेंगे। सो बने रहे इस वीडियो के साथ। अब ये ब्लैक फंगस क्या है? ब्लैक फंगस के फॉर्मल नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। इसके पहले इसको ज़ाइगोमाइकोसिस बोला जाता था। ये कोई न्यू डिजीज़ नहीं है। ये एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो म्यूकोरमाइकोटिना ग्रुप से बिलोंग करता है। मतलब जो फंगस म्यूकोरमाइकोसिस कॉज करता है वो म्यूकोरमाइकोटिना ग्रुप से बिलोंग करता है। ये जो फंगस है ये बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट में सभी जगह पे फैला हुआ है। जैसे सॉइल हो गया, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हो गया, जैसे कोई चीज़ जो ख़राब हो गया हो, चाहे वो खाने की चीज़ हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कोई भी चीज़ों में अगर वो चीज़ ख़राब हो गया है तो बेसिकली ये फंगस ग्रो कर सकता है उस चीज़ में। नेक्स्ट है वो गेट्स म्यूकोरमाइकोसिस। अब म्यूकोरमाइकोसिस किसको हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो म्यूकोरमाइकोसिस जो है, जो ब्लैक फंगस है, ये ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के कैटेगरी में आता है। ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब ये जो फंगस नॉर्मली आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बट जैसे ही इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मौका मिलेगा, तभी ये इन्फेक्ट करता है लोगों को। कब मिलेगा इसको ये मौका? जब किसी की इम्यून सिस्टम वीक हो, तब इसको ये मौका मिल जाता है कि किसी के बॉडी में इजीली वो इन्फेक्ट कर सके। सो ये जो फंगस है ये एनवायरनमेंट में तो सभी जगह पे ऑलमोस्ट मिलती ही है, और इनकेस वो आपके बॉडी में चला भी जाता है और अगर आपकी इम्यून सिस्टम नॉर्मल है तो कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं होगा। बट अगर आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को डायबिटीज़ है, या कोई कैंसर की पेशेंट है, या बहुत दिनों से केमोथेरेपी ट्रीटमेंट चल रही है, किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, या किसी में स्किन ट्रॉमा या स्किन का कोई इन्फेक्शन है, और जैसे कि WBC का जो काउंटिंग है अगर वो सेल में किसी का कम हो जाता है, तो ये सारे केसेस में जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाते हैं। तो इस केस में इस फंगस को अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि वो बॉडी में इजीली इन्फेक्ट कर सके। लेकिन अगर कोई हेल्दी इंसान है और उसको कोई बीमारी या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये फंगस इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ही रेयर है। अब नेक्स्ट है, हाउ डज समवन गेट्स म्यूकोरमाइकोसिस। ये जो फंगस है ये आपके बॉडी में कैसे एंटर करेगा? तो जो फर्स्ट है वो है एयर से। जैसे ही आप सांस लेते हो तो एयर में इस फंगस के बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होता है, जो आपके नाक से जाकर आपके जो साइनस का पोर्शन है उसमें वो एंट्री करेगा, और वो साइनस से डायरेक्ट जाके वो लंग्स को इन्फेक्ट करता है। दूसरा है फ्रॉम डिकेइंग फूड से। कोई खाने का जो चीज़ होती है अगर वो ख़राब हो जाता है, वो कैसे भी अगर आप गलती से भी अगर उस चीज़ को आप इंटेक कर लेते हो तो ये स्टोमक में जाके आपका इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तीसरा जो है फ्रॉम वुंड से। अगर आपके बॉडी में कोई वुंड है और अगर उस वुंड में आके ये फंगस का स्पोर अगर कंटामिनेट कर देता है तो वहाँ से भी आपका स्किन में भी म्यूकोरमाइकोसिस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये जो
तीनों में से मोस्ट कॉमन मेथड है एयर के थ्रू। एयर के थ्रू ही मोस्टली ये फंगल का जो स्पोर है वो आपके बॉडी में एंट्री करता है और डायरेक्ट जाके आपके लंग्स को इन्फेक्ट करता है। अब ये फंगस किसी के बॉडी में एंट्री अगर ले लिया तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ उसको, वो पर्टिकुलर पेशेंट को ब्लैक फंगस ही है। तो इसका कुछ सिम्टम्स है, ठीक। तो इसका जो मेन सिम्टम है वो है कि ये ब्लैक कलर का कुछ डिस्कलरेशन शो करता है स्किन में। इसका जो नाम है ब्लैक फंगस, वो एक्चुअली ये नहीं है कि वो ब्लैक कलर का दिखता है, नहीं। ये इसीलिए इसका नाम है क्योंकि ये जो सिम्टम है, इस फंगल इन्फेक्शन का जो सिम्टम है वो कुछ ब्लैक कलर का पैचेस शो करता है स्किन में, इसी से इसका नाम है ब्लैक फंगस। ये जो ब्लैक फंगस है ये इन्फेक्ट अगर करता है तो ये बॉडी का जो ब्लड फ्लो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है। ये इन्फेक्शन नाक से स्प्रेड होके आँखों में भी जा सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है और इससे ब्लाइंड होने का चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है इसका अलग अलग सिम्टम्स है और ये डिपेंड करता है ये बॉडी के कौन सी ऑर्गन या कौन सी पार्ट को इन्फेक्ट किया है। अगर ये ब्रेन और साइनस में अगर ये इन्फेक्शन कॉज करता है तो उसका जो सिम्टम है वो क्या है कि जो हमारा जो फेस है उसमें एक साइड में स्वेलिंग हो जाता है या फिर हेडेक भी हो सकता है या ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन शो करता है स्किन में। ब्लड फ्लो भी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है या फीवर भी आ सकता है। अगर माइकोसिस आपके लंग्स को इन्फेक्ट करता है तो उस केस में हाई फीवर, कफ, चेस्ट पेन, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलता है। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो उस केस में ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। और अगर किसी को स्किन में म्यूकोरमाइकोसिस है तो जो इन्फेक्टेड एरिया है वो कुछ इस तरीके का दिखता है जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। ऐसा स्किन में ब्लैक कलर का पैचेस, डिस्कलरेशन शो करता है और स्किन में स्वेलिंग भी हो जाती है। म्यूकोरमाइकोसिस का डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से फ्लूइड या सैंपल को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसका बायोप्सी टेस्ट करते हैं। कुछ कुछ केस में सीटी स्कैन और एक्सरे करने का भी ज़रूरत पड़ता है। ये जो बीमारी है ये सही में बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और इसका जो मॉर्टेलिटी रेट है वो भी काफ़ी हाई है। 50% इसका मॉर्टेलिटी रेट है और अगर ये सीवियर हो गया तो इसका मॉर्टेलिटी रेट 50% से 90% तक भी पहुंच सकता है। बट अच्छी खबर ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर डिजीज़ है। अगर आप एक हेल्दी पर्सन हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी फंगल मेडिसिन दिया जाता है। मोस्ट कॉमन जो एंटी फंगल मेडिसिन है वो है एम्फोटेरिसिन बी। बट फ्रेंड्स, दुख की बात यही है कि हमारे देश में अभी ये मेडिसिन का जो सप्लाई है वो बहुत शॉर्टेज हो चुका है। बहुत सारे स्टेट में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा भी रेट में बिक रहा है। तेलंगाना, राजस्थान जैसे जगह में इस डिज़ीज़ को तो एपिडेमिक भी डिक्लेयर किया गया है। दूसरा जो इसका ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। कुछ कुछ केसेस में इन्फेक्टेड टिश्यू को सर्जरी के थ्रू बॉडी से रिमूव किया जाता है। अगर आपके जॉ के कोई टिश्यू या आँख के कोई टिश्यू इन्फेक्ट हुआ है तो हो सकता है कि वो सर्जरी के थ्रू आपके बॉडी से हटाना पड़े। अब जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि इस म्यूकोरमाइकोसिस कंटेजियस? क्या म्यूकोरमाइकोसिस कोविड के जैसा एक पेशेंट से दूसरे में स्प्रेड हो सकता है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर किसी को म्यूकोरमाइकोसिस है तो उससे किसी नॉर्मल पेशेंट में वो स्प्रेड होने का चांस नहीं रहता। लेकिन ये जो म्यूकोरमाइकोसिस नाम है, इस नाम के साथ हम फैमिलियर कोविड-19 के बाद से ही हुए हैं, क्योंकि कोविड-19 से लोगों का बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत ओवरडोज हम लेते हैं स्टेरॉइड्स का।
स्टेरॉइड्स के कारण बहुत सारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एकदम लो हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ रिसर्च में ये भी पाया गया है कि स्टेरॉइड का ओवर यूज़ या जैसे डायबिटीज़ को छोड़कर भी कुछ पोटेंशियल कॉजेज़ है जिसमें म्यूकोरमाइकोसिस होने का चांस है। जैसे फर्स्ट जो है वो जिंक सप्लीमेंट्स। अगर कोई इंसान जिंक सप्लीमेंट्स रेगुलरली लेते हैं तो उसमें भी म्यूकोरमाइकोसिस होने का चांस है, क्योंकि जो जिंक जो है, जिंक रिच एनवायरनमेंट में ये जो फंगस है वो बहुत इजीली ग्रो करता है। तो उस केस में वैसे पेशेंट को भी म्यूकोरमाइकोसिस होने का चांस है। और जो दूसरा है वो है स्टीम इन्हेलेशन। कोविड का एक ट्रीटमेंट बोला जाता है कि स्टीम लेने का, लेकिन ये स्टीम लेने से जो बॉडी में जो मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी जो बढ़ता है, और वो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कोई भी फंगस ग्रो करने का अच्छी एनवायरनमेंट है। तो स्टीम इनहेल करने से कोविड-19 कितना कम होता है ये तो नहीं पता, लेकिन ब्लैक फंगस को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। अब नेक्स्ट है कि हाउ कैन आई लोअर द रिस्क ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है इससे हम कैसे प्रिकॉशन लें, इसका रिस्क हम कैसे कम करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना अपना हाइजीन मेंटेन कीजिए और टाइम टू टाइम हैंड वॉश करना चाहिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए एनवायरनमेंट से। अगर हम लोग कोई ऐसा एरिया पे जाए जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चलता हो तो उस केस में हम फेस मास्क पहने, और अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में सॉइल वगैरह का कांटेक्ट में डायरेक्ट आते हैं तो उस केस में शूज़, लॉन्ग पैंट्स, ग्लव्स ये सब पहन के अगर हम जाए तो हम कुछ हद तक इस डिज़ीज़ से प्रिकॉशन ले सकते हैं। और अगर हमारे कोई स्किन के कोई एरिया अगर एक्सपोज हो भी जाते हैं डायरेक्ट सॉइल में, तो जैसे ही आप घर आओगे तो आप प्रॉपरली पानी और साबुन से अपने वो एक्सपोज्ड एरिया को अच्छे से क्लीन कर लो ताकि आपके बॉडी में स्किन इन्फेक्शन होने का चांस ना हो। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।